तो आज का जो टॉपिक है कास्ट टोपोग्राफी में इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के डायग्राम के साथ आप लोग डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ताकि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से डायग्राम भी बना सकें और उनका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकें। कास्ट में पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म में वो है लैपीज। ठीक है। यदि दिखने में परेशानी हो तो बताइएगा। कास्ट स्थलाकृति या फिर कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है। कहीं कहीं लिखा रहता है कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी, तो सब एक ही सब टर्म है और इसको हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अपरदनात्मक इरोजनल और निक्षेपणात्मक यानी डिपोजिशनल। अपरदनात्मक में हम पहला आज पढ़ रहे हैं लैपीज, और हमने लैपीज को देखा भी कि कैसा दिखता है लैपीज। जो इमेज आपने देखा, हमने देखा, वो विशालकाय आकार का लैपीज था। कुछ छोटे आकार के भी होते हैं जिसमें ज्यादा इतना बड़ा नहीं, उतने लंबे चौड़े चट्टान नहीं होते। कैसे ये क्रिएट होता है लैपीज, इस पर भी हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। लैपीज का यदि आप डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल ये एक इस तरह की आकृति बना सकते हैं और फिर इसमें आप शिखरिका और जितना आप नुकीला घाटी बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डाउन ही होता जाए, आप चाहे तो बराबर में भी रख सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आपको इसमें लेबलिंग जरूर करना है कि ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है इसको क्या पुकारते हैं और जो डाउन एरियाज है उसके लिए क्या टर्म आता है। और इसका दो ही चीज होता है इम्पोर्टेंट जब भी हम टोपोग्राफी लिखते हैं। तो एक तो मैपिंग इम्पोर्टेंट होता है कि आप मैप को देख लें, और मैपिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या है, इसका लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है, ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है। तो हमने हिंदी में बताया था कि इसको शिखरिका कहते हैं। शिखरिका, शिखरिका यानी कि इसके लिए आप, मैंने दोनों टर्म बताया था आपको कि इंग्लिश में क्या पुकारते हैं, इसको पिनेकल पुकारते हैं, PINNACLES। और दूसरा जो घाटी जैसा अंदर जगह है जिसमें कि बहुत सारे ट्रीज या फिर ग्रासेस भी आपने देखे थे इमेज में, तो उसके लिए क्लेफ्ट शब्द आता है यूज। क्लेफ्ट्स, हिंदी में क्लेफ्ट्स टर्म आता है, और सॉरी इंग्लिश में क्लेफ्ट टर्म आता है। और हिंदी में इसी के लिए टर्म आ जाता है, इसको कहते हैं हिंदी में विदर। क्लेफ्ट्स को हिंदी में कहते हैं विदर। और इस पूरी आकृति के लिए जो टर्म यूज होता है लैपीज। अब आप यदि इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, डायग्राम तो सबसे इंपॉर्टेंट है और डायग्राम को हमेशा एक बॉक्स में क्रिएट करते हैं, याद रखना है। डायग्राम को हम एक बॉक्स में क्रिएट करते हैं। जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो उसके चारों तरफ से एक बॉक्स बना देते हैं और उसी बॉक्स में हमारा ये डायग्राम बनता है। और बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं इसको, ये जो नाम है, या बॉक्स के बाहर भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपका कि आप कैसे इसको बनाते हैं। लैपीज के बारे में जानकारी क्या होनी चाहिए आपको कि लैपीज में हम क्या लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन सेकंड सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर होता है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो डायग्राम होता है,
आप लैपीज के बारे में लिख सकते हैं कि सबसे पहले इसकी निर्माण की प्रक्रिया बता सकते हैं कि लैपीज बनता क्या है, दिखता कैसा है क्या दरअसल। तो आप बताएंगे कि जब भूमिगत जल कार्बोनेशन प्रोसेस से गुजरता है, कार्बनिक जो कार्बोनेशन प्रोसेस है, कार्बोनेशन प्रोसेस बोल मैंने बताया था आपको कि होता क्या है, पूरा डिटेल में बताया था इक्वेशन के साथ, कि जब भूमिगत जल अपने अम्लीय गुणों के कारण चूना पत्थर की चट्टानों के साथ केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको अपने में डिसॉल्व कर लेती है, घोला लेती है और आगे बढ़ती है, तो इस प्रक्रिया में एक अत्यधिक उबड़ खाबड़ सतह का निर्माण करती है, एक असमान सतह का निर्माण करती है जो बिल्कुल नुकीली चट्टानों से भरी हुई होती है। और ये जो नुकीली चट्टानें होती हैं, इस स्थलाकृति के लिए लैपीज टर्म यूज किया जाता है, लैपीज। ठीक है, तो लैपीज की संरचना उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सरल इसका स्ट्रक्चर होता है लैपीज का, ये पॉइंट भी डाल सकते हैं आप। और आप बताएंगे कि लैपीज की जो खुली सतह होती है उस पर जल चट्टान की संधियों को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत कर देता है, और इसमें कुछ रिजेस होते हैं जिसको पिनिकल्स कह सकते हैं, रिजेस, पिनिकल्स। ये शिखरिका जो ऊपरी चट्टान पे यदि थोड़ा सा प्लेस बना हुआ है तो वो शिखरिका है। ठीक है, शिखरिका है, मतलब ये ऊंची ऊंची जो चोटी जैसी संरचना है, शिखरिका है। इसको कहीं कहीं रिजेस भी कहते हैं। और जो नीचे का भाग है, सकड़ा दरार जैसा भाग है जिससे पानी बहा आगे, ये पता है ये क्रॉस सेक्शन है कि ऐसा दिखता है, इस नाले से पानी आगे बहा है। ये जो सकड़ा गली जैसा संरचना है इन दोनों शिखरिकाओं के बीच में है, पिनिकल्स के बीच में है, उनको कहते हैं विदर। अब ना सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदर यानी दरार कहिए, विदर यानी इंग्लिश में क्लेफ्ट कहिए। तो ये जो आकृतियां हैं ये इतनी नुकीली होती हैं, ये बड़े आकार की हुई तो अलग बात है, छोटे आकार की भी कहीं कहीं होती है जिसमें विदर का आकार विदर चौड़ा होता है, और या विदर तो छोड़िए, शिखरिका का लंबाई ज्यादा, हाइट ज्यादा ना हो तो फिर इस पे चलना कठिन हो जाता है। बहुत नुकीली होती है, शरीर में दस जाए ऐसे, इसे लगे जैसे भीष्म की सैया हो, कांटे के की सैया हो। तो अब आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, एग्जाम्पल, उदाहरण, यदि पॉसिबल हो तो, सब में पॉसिबल नहीं होगा लेकिन कहीं कहीं उदाहरण आपके पास मौजूद हो तो वो जरूर डालिए कि दुनिया में लैपीज मिलता कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ लैपीज हमें दिखता है। इस संदर्भ में हम यदि आए लिखने के लिए तो लैपीज को जहां भी चूना प्रदेश है सब जगह लैपीज मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में लैपीज को अलग अलग नाम से आप पुकारते हैं। ठीक है, यदि हम देखें कि इंग्लैंड में किस किस नाम से पुकारते हैं लैपीज को, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से आप लैपीज को पुकारते हैं। कहीं इसको क्लिंट कहते हैं, ठीक है, क्लिंट, क्लिंट कहते हैं। कहीं कहीं इसको लैपीज ही कहते हैं। पुर्तगाली क्षेत्र जो है, पुर्तगाल का जो क्षेत्र है वहां लैपीज शब्द ज्यादा पॉपुलर है। और बाकी जगहों पे इसको, इस कंघी जैसी संरचना को, कंघी जैसी दिखने वाली संरचना, नुकीले जो कंघी का जो नुकीला पार्ट होता है वैसी दिखने वाली संरचना को जर्मनी में कैरेन कहते हैं, इंग्लैंड में क्लिंट कहते हैं, और सर्बिया में बोगाज कहते हैं। ठीक है, और ये जो लैपीज शब्द है ये बेसिकली ज्यादा पॉपुलर जो लैपीज वर्ड है ये डाल्मेशियन क्षेत्र में है। डाल्मेशियन क्षेत्र स्पेशली जो कास्ट रीजन है उस रीजन में भी डाल्मेशियन क्षेत्र उस रीजन के लिए ही टर्म यूज होता है। तो तीन नाम याद रखिएगा, कहीं कहीं इसको क्लिंट कहते हैं। क्लिंट कहाँ कहते हैं? तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इसको क्लिंट के नाम से पुकारा जाता है। ये पॉइंट जरूर डालेंगे आप, इंग्लैंड में क्लिंट के नाम से पुकारा जाता है, क्लिंट। और जर्मनी, जर्मनी में इसको दूसरे नाम से पुकारते हैं, बोगाई, बोगाज, बोगाज के नाम से पुकार। सर्बिया में बोगाज, कैरन, जर्मनी में कैरन के नाम से पुकारते हैं, सर्बिया में बोगाज के नाम से पुकारते हैं। कई बच्चे के मन में आ रहा होगा सर इंडिया में किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, इंडिया में इसको इस तरह के लैपीज जैसी संरचनाएं कम मिलती हैं। ठीक है, सर्बिया में बोगाज के नाम से पुकारा जाता है।
और इंडिया में यदि ऐसा होगा तो इसको नर्क की घाटी, मौत की घाटी, इस तरह के नाम दिए जाएंगे। देखिए, नामाकरण जो होता है नॉर्मली जो लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके आधार पे हो जाता है। तो दो तीन बातें आप याद रखेंगे। पहली बात ये कि लैपीज का डायग्राम कैसा है, बहुत इजी डायग्राम है। दूसरी बात, लैपीज बनता कैसे है, तो उसमें सिंपल सा एक स्टोरी लिख देंगे कि कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती है, और मुलायम चट्टानों को भूमिगत जल अपनी अम्लीय क्रिया द्वारा अपर्दन के माध्यम से अपने साथ ले जाती है, जिसके कारण कुछ नुकीली उबड़ खाबड़ जमीन भूमि का निर्माण होता है। इस उबड़ खाबड़ भूमि, अत्यधिक उबड़ खाबड़ भूमि जो कंघी नुमा दिखता है, कंघी के आकार का दिखता है, नुकीली नुकीली, जैसे कंघी के दांत होते हैं वैसे इसकी कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं, तो इसको लपीज कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इंग्लैंड में क्लिंट के नाम से पुकारा जाता है, जर्मनी में कैरेन के नाम से पुकारा जाता है, और सर्बिया में बोगाज के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो लेपीज नाम है, ये कास्ट प्रदेश का नाम है, कास्ट क्षेत्र जो है। ऐसे सर्बिया कास्ट क्षेत्र में सर्बिया भी आता है, तो मेनली डोलेमेशियन लिख दीजिएगा, डोलेमेशियन एरिया है, डोलेमेशियन, ये लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। डोलेमेशियन क्षेत्र में कास्ट, ये लैपीज के नाम से जाना जाता है। तो ये इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, और ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और एक नाम यदि हो सके, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्विजिक। 1924 में स्विजिक नाम के ज्योग्राफर ने बताया था कि लैपीज का जो विकास होता है मुख्य रूप से जो बैरन रॉक्स होते हैं, नेकेड रॉक्स होते हैं, नंगी चट्टानें होती हैं, उनकी ऊपरी सतह पर चट्टान का जो संगठन, कणों की बनावट जो होती है, या चट्टान की संरचना जो होती है उस पर निर्भर करता है, या सतह के ढाल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मेनली ये पॉइंट डाले ना डाले ज्यादा जरूरी नहीं है, तीन चीजों को डालना जरूरी है कि निर्माण कैसे होता है, निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया, और आपको इस चित्र के आधार पर जो इसका विशेषता समझ में आया, यदि कोई यूनिक विशेषता ज्ञात है तो थोड़ी सी विशेषता डाल दीजिए। और रेसिपी बता रहा हूं कि क्या रेसिपी होगा इस आइटम का, निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, और उदाहरण दे दीजिए कहां पे मिलता है ये ज्यादा। और यदि इस तरह की कोई जानकारी हो, विशेषता में आएगा कि कुछ ऐसी स्थलाकृतियां जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो उसको भी आप मेंशन कर दीजिए। तो ये तीन है जो हर टॉपिक में आएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट लैपीज सबको याद हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसको घोल रंध्र कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन होल्स कह सकते हैं इसको, या फिर उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। घोल रंध्र दूसरा पॉइंट, हेडिंग दे लीजिए, घोल रंध्र किसको कहते हैं। कल की क्लास यानी पिछले क्लास में हमने देखा था, रंध्र का मतलब होता है पोर्स, रंध्र का मतलब होता है छिद्र, लेकिन ये छिद्र जो है हिंदी का शब्द, इसका मतलब बहुत छोटे आकार का छिद्र से हो जाता है, जबकि ये जो चूना पत्थर वाला होता है इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके लिए टर्म इंग्लिश में आता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, इसके लिए इंग्लिश में टर्म आता है सॉल्यूशन होल्स, यानी घोल रंध्र कहते हैं इसको। सबसे जो इरोजनल लैंडफॉर्म में जो सबसे मेन बेसिक लैंडफॉर्म ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी है वो सॉल्यूशन होल्स ही है, ठीक है। घोल रंध्र बोलते हैं, और रासायनिक अपर्दन के कारण बनने वाला ये लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो सॉल्यूशन होल्स कहेंगे इसको, ठीक है। पोर्स नहीं कहेंगे, वो बहुत जो छोटे क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। सॉल्यूशन होल्स या घोल रंध्र, इसमें भी वही तीन बातें, निर्माण कैसे होता है इसका, निर्माण की प्रक्रिया बता देंगे, कोई यदि यूनिक कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देंगे, उसकी विशेषता बता देंगे, और यदि इससे मिलता जुलता कोई दुनिया में यूनिक कोई एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल दे देंगे। यही तीन चीज हमारा इसका डिस्क्रिप्शन होगा। और हाँ, डायग्राम यदि हम बना पाए इसका तो ठीक है, डायग्राम अक्सर लोग नहीं बनाते डायग्राम, क्यों? क्योंकि जितने भी घोल रंध्र के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है उन सबको एक ही डायग्राम में दिखा दिया जाता है।
छोटे आकार का रंध्र है, छिद्र है, तो वो डोल रंध्र है, वही गोल रंध्र है, बिलियन छिद्र है, या जिसको भी उसको सॉल्यूशन होल कहते हैं। और यदि उससे मतलब आकार आकार पे डिपेंड करता है, छोटा बड़ा आकार बदलते जाता है इसका, और इसका नाम बदलते जाता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम इसका पड़ते जाता है अकॉर्डिंग टू साइज। मैं एक डायग्राम बनाता हूं जो सविंद्र सिंह में बना हुआ डायग्राम है, जिसमें इससे गोल रंध्र से यानी केमिकल तरीके से, या आप सिंक होल कह सकते हैं इसको, सिंक होल कह सकते हैं, सॉल्यूशन होल कह सकते हैं, सिंक होल कह सकते हैं इसको, और सॉल्यूशन होल कह सकते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं इसको। आकार पे डिपेंड करता है। मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे डायग्राम बनाना है। सविंद्र सिंह की बुक देखेंगे तो उस पे एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की है सविंद्र सिंह ने, जिसमें कि ये इसके इस सेक्शन को दिखाता है जो कठोर वाला सेक्शन है, और इसके ऊपर यहाँ इसमें उन्होंने ईंट का डायग्राम जो आप बचपन में झोपड़ी उपड़ी बनाने के लिए यूज करते थे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर लाइन दे दीजिए, तो ये कठोर चट्टानों को प्रदर्शित कर रही है, नीचे के चट्टानों को दिखा रही है। और इन चट्टानों के ऊपर वाले पोर्शन में आपको एक 3D डायग्राम बनाना होता है, जिसमें अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइज के कुछ ऐसे हल्का सा। सर पेज नंबर बता दीजिए कितना में है। यदि आपके पास सविंद्र सिंह की बुक है जियोमॉर्फोलॉजी की तो 439 पे आ जाइए, और यदि सविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल की बुक है तो उसमें आप पेज नंबर 263 पे आ सकते हैं, उसके आसपास। या फिर आप कंटेंट लिस्ट में देख लीजिए, कंटेंट लिस्ट जो है, कंटेंट लिस्ट में कास्ट टोपोग्राफी नाम देख लें, और कास्ट टोपोग्राफी में आप आ जाइए, जो उसके डायग्राम्स वाला सेक्शन है वहां पे देखिए, जहां पे उनके इरोजनल लैंडफॉर्म्स दिखाए जा रहे हैं। इस इरोजनल लैंडफॉर्म्स में कोई जरूरी नहीं कि हूबहू हम उसी के तरह डायग्राम बनाएं। मैं आपको इसमें बेझिझक कर सकता हूं कि आप अपने अंदाज से भी इस डिजाइन को बना सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल सेम टू सेम सविंद्र सिंह जी के अनुसार ही बनाएं। आपको बेसिकली बनाना क्या है, यदि आप डायग्राम बनाना जानते हैं तो आपको एक बड़े आकार का ऐसे गड्ढा दिखाने की कोशिश करनी है। शैडो आप दिखाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी चलेगा। ये जो बड़े आकार का खड्डा आपने दिखाया है, इस बड़े आकार के खड्डे को कहा जाता है पोलजे, ठीक है, पोलजे कहा जाता है। और यदि इससे छोटा आकार का है तो उसको एक को युवाला कहा जाता है। उससे और आकार बदलते जाएगा, नाम बदलते जाएगा। कुंड की तरह बहुत बड़ा हो गया, जैसे सीता कुंड या ऋषि कुंड या फिर कोई बड़ा सा कुंड हो गया, तो वो हो गया पोलजे, ठीक है। पोलजे को राज कुंड भी कहते हैं। और यदि वो थोड़ा छोटा आकार का है, लंबवत है, तो वो हो गया युवाला। और कढ़ाई जैसा है, अभी मतलब मीडियम आकार का है, तो वो हो गया उसके लिए डोलाइन। तो डोलाइन, युवाला, पोलजे, और इसके अलावा वही बिलियन रंध्र, और इसको घोल रंध्र कहते हैं, या बिलियन रंध्र कहिए या घोल रंध्र कहिए, दोनों आकार में बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो आप जितना ज्यादा, जैसे ये गोल सा बना दिए तो डोलाइन हो गया, और ये लंबवत बना दिए तो युवाला हो गया, छोटा सा बना दिए तो बिलियन होल हो गया, और रंध्र होल हो गया। इसी को आप इस तरीके से डिजाइन कर दीजिए, और बाकी जगह जो है आप इसी तरीके का चट्टान जैसा स्ट्रक्चर बना दीजिए, और हो गया। इसी में आप जितना साइडिंग हल्का फुल्का लाइनिंग कर सकते हैं कर दीजिए, और बस नाम दिखा दीजिए कि ये जो हो गया ये पोलजे हो गया, ठीक है, पोलजे यानी राजकुंड। ये जो हो गया ये डोलाइन हो गया। बहुत ज्यादा पेंटर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ नाम दिखाना है। युवाला हो गया, ये हो गया बिलियन रंध्र, और ये हो गया घोल रंध्र। और पूरे का ये जो पूरी जो आकृति हो गई, नीचे लिख सकते हैं क्या क्या कि अपर्दन द्वारा, भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। एक्चुअल में ये है क्या, ये क्या डिजाइन क्या है दरअसल, ये यदि हम बताएं तो चूना पत्थर के क्षेत्र में जब मुलायम चट्टानें घुल जाती हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट सब पे लागू होता है, इसलिए कास्ट को एक्सप्लेन करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
अब जैसे मान लीजिए कि एक धरातल का सतह है जहां पे डोलेमाइट चट्टाने ज्यादा हैं, चूना पत्थर की चट्टाने ज्यादा हैं। बारिश का पानी आया वहां और ऊपरी सतह पर घुलाना शुरू किया, छोटा सा होल बनाया, छिद्र बनाया। यदि उस छिद्र का आकार छोटा है और अंदर चला गया, वो भूमिगत जल एसिड की तरह बन के अंदर बहुत बड़ा गुफा बना दिया, और ऊपर छोटा सा छिद्र है, और छिद्र से या गुफा ना तो एक मतलब रैट होल टाइप का बनाते हुए आगे निकल गया, तो वो जो छिद्र जमीन के ऊपर छोटा सा छिद्र दिख रहा है, वो छिद्र कहलाएगा विलयन रंध्र या घोल रंध्र। और घोल रंध्र या विलयन रंध्र या सिंक होल कहिए उसको, या फिर आप सॉल्यूशन होल कहिए उसको, ठीक है। तो उसके लिए टर्म जो यूज होता है, ये इसमें दो तीन पॉइंट्स आप डालेंगे कि घोल रंध्र भूमिगत जल के द्वारा निर्मित अपरदन द्वारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो है कास्ट टोपोग्राफी का, उसका जो शुरुआती जो लैंडफॉर्म है बिगनिंग में जो सबसे बिगनिंग में बनाती है, यानी यूथ स्टेज में बनाती है या यूथफुल स्टेज में बनाती है, बिगनिंग में वो घोल रंध्र ही बनाती है। और यही घोल रंध्र आगे चलकर पूरी लंबी चौड़ी स्थलाकृतियां, जो विस्तृत स्थलाकृतियां हैं, उसमें बदलती। कैसे बदलती हैं? तो जो ऊपरी सतह पर जो छोटा सा छिद्र बना, जिस छिद्र से भूमिगत जल एंटर किया, इंटरनल पार्ट में गया, वह छिद्र दिखने में ऊपर से छोटा होता है, लेकिन जब हम उस छिद्र के अंदर पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी गुफा का निर्माण हो चुका होता है। जब भूमिगत जल नीचे, जमीन के नीचे जितने भी चूना की चट्टाने थी, डोलेमाइट चट्टाने या सल्फर की चट्टाने या लौह चट्टाने, उनको आपस में मिक्स करके आगे गुजर चुकी होती है। तो अंदर एक खोखला, ऊपर छोटा सा छिद्र था और अंदर बहुत बड़ा गुफा, बहुत बड़ी गुफा थी। तो वो जो छोटा छिद्र, जो प्रवेश द्वार था भूमिगत गुफा का, कंदरा का, वो घोल रंध्र था, विलय रंध्र। कभी कभी क्या होता है ना कि जो वो छोटा सा छिद्र है, उसका आकार बड़ा हो जाता है कालांतर में, वो होल जो है वो बड़ा हो जाता है, तो उसके आकार के आधार पर उसका नाम बदलते जाता है। जब तक वो होल छोटा होता है और उसमें पानी दिख रहा होता है, भूमिगत जल दिख रहा होता है, यानी घोलन क्रिया, यानी कि सॉल्यूशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो वो घोल रंध्र या विलय रंध्र कहलाता है, विलय रंध्र कहलाता है। यदि ज्यादा आकार लंबवत वह खाई जैसी संरचना का निर्माण कर देता है, तब उसके लिए टर्म यूज होता है युबाला। और जब कढ़ाई जैसा, मतलब ऊपर का जो छिद्र है वो आसपास के चट्टानों को तोड़ने लग, टूटते चला जाता है, गिरते चला जाता है। चलिए, गुड्डू जी बता रहे हैं कि सविंदर सिंह में पेज 223 है। देखिए, पेज वेरी करता है, क्योंकि सविंदर सिंह कई नामों से बुक छाप देते हैं ना, कई एक ही आप फिजिकल ज्योग्राफी सर्च करेंगे तो कई सारे पब्लिक, मतलब अलग अलग ईयर के पब्लिकेशन सामने आ जाएंगे। तो पेज नंबर में थोड़ा बहुत फर्क होगा, इसलिए मैंने बताया कंटेंट जो है वहां से आप देख लीजिए। विषय सूची से देख लीजिए। तो पॉइंट नोट करते जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले घोल रंध्र से पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट। इसमें क्या लिखना जरूरी है, लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे घोल रंध्र में, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। द मोस्ट कॉमन, जो सबसे महत्वपूर्ण अपरदनात्मक स्थलाकृति है घोल रंध्र, इसकी भूमिगत जल की कास्ट टोपोग्राफी की, घोल रंध्र है। और इसकी संख्या हजारों में होती है। घोलरंध्र की जो संख्या होती है कास्ट रीजन में, सबसे ज्यादा संख्या घोलरंध्र की होती है। मोर देन थाउजेंड्स दिखते हैं। छोटे छोटे छिद्र जैसी संरचनाएं हैं ये, छोटे छोटे छिद्र जैसी संरचनाएं हैं जो भूमिगत जल के द्वारा ऊपरी मुलायम चट्टानों को घोलकर अंदर प्रवेश करने की एक तरीके से ये एक साक्ष्य है, जहां जहां से जो ऊपरी सतह का जल है, घोल है, वो अंदर भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करती है, उसको ही हम छोटे छोटे छिद्रों को, असंख्य छिद्र होते हैं, हजारों छिद्र होते हैं, उनके लिए ये टर्म यूज करते हैं घोल रंध्र। सबसे पहले इस घोल रंध्र के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला ज्योग्राफर मैलेट थे। मैलेट महोदय ने यूएसए और दक्षिणी इंडियाना में कास्ट रीजन में घोल रंध्र की संख्या 3 लाख बतलाई थी। यूएसए में उन्होंने घोल रंध्र 3 लाख संख्या उन्होंने बताई थी। सविंदर सिंह ने एक्सप्लेन किया है कि मैलेट महोदय ने इस घोल रंध्र के बारे में विशेषता बताई कि इसकी जो गहराई होती है 10 मीटर तक होती है, कहीं 3 मीटर से 10 मीटर तक गहरा है।
ये कीप के आकार का होता है, यानी ऊपर का आकार थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, नीचे जाके ये सकड़ा होता है, कहीं कहीं बेलना आकार होता है, यानी सिलेंडर शेप होता है, या फिर कीप शेप होता है। और जब यही घोलरंध्र का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो विस्तृत घोलरंध्र को सैलो होल्स या फिर विलयन छिद्र कहते हैं, जो बड़ा आकार का हो जाता है। और जब घुलन क्रिया के दौरान कभी कभी क्या होता है, ऊपरी चट्टान टूटकर गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए अंदर से खोखला हो गया, और खोखला होते हुए ऊपर का जो छत है इसका, अंदर गुफा का ऊपर का छत टूट के गिर गया और इसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया। तो यदि इसका आकार बड़ा हो जाता है गोलाकार टाइप का, तो इसके लिए डोलाइन टर्म यूज करते हैं। डोलाइन, युगोस्लाविया में सबसे ज्यादा डोलाइन दिखता है। जो घोलरंध्र पुराने हो गए, उसके ऊपर की छत टूटकर गिर गई, या फिर उसका आकार किसी अपर्दन क्रिया के कारण मतलब बड़ा हो गया, तो उस बड़े आकार के उस छिद्र को हम डोलाइन टर्म यूज करते हैं, डोलाइन। तो डोलाइन भी घोलरंध्र का एक प्रकार है, और युगोस्लाविया में सबसे ज्यादा डोलाइन देखने को मिलता है हमें। और इसी को सर्बिया में डेलिनास भी बोलते हैं, डेलिनास। तो डोलिनास और डोलाइन टर्मिनोलॉजी, ये चूना प्रदेश कास्ट रीजन का पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है। और कैसे बनता है डोलाइन या डोलनास, तो इसका सिंपल सा एक लॉजिकल एग्जांपल या फिर माइंड में रखेंगे कि जब घोलरंध्र की छतें टूटकर गिर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, या फिर घोलरंध्र की छतों का इरोजन अपर्दन हो जाता है और घोलरंध्र बड़े आकार का हो जाता है, जो होल्स है सिंक होल्स, तो ऐसे केसेस में उसको डोलाइन या डोलेनास कहते हैं। और जब यही पूरा का पूरा यदि एक ही जगह का घोलरंध्र यानी छिद्र का आकार बड़ा हुआ तो डोलाइन है, लेकिन यदि पूरी की पूरी गुफा के ऊपर का छत टूट गया मान लो, और वो मतलब सकड़ी सी गुफा है, युबाला कहलाता है। यदि उसमें पानी भर गया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुंड का आकार ले लिया, तो सकड़ा कुंड है, छोटा कुंड है तो युबाला है। और बहुत बड़े कुंड का निर्माण हो गया तब वो पोलिये है, पोलजे, पोलजे बोलते हैं इसको, पोलजे है। पोलजे मतलब हो गया राजकुंड, ये बड़ा कुंड हो गया राजकुंड। पोलजे ये सर्बियन टर्म है। और युबाला मतलब साकुंड, यानी छोटे आकार का कुंड। कुंड इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पेंदी में, इसकी तली में क्या जमा होता है, पानी जमा होता है। ठीक है, इसके तली में पानी जमा होता है, इन सब में पानी होता है, इसमें भी पानी दिखता है छोटा छोटा भूमिगत जल। तो ये भूमिगत जल का एक तरीके से स्टोर है। आप बस इमेजिन कर सकते हो, एक ऐसी सतह को इमेजिन करो जिसकी सतह के ऊपर बहुत सारे छिद्र हों, और छिद्र से आप जब झांको तो नीचे पानी दिख रहा हो आपको, थोड़ी पानी, वर्षा का पानी या भूमिगत जल कुछ मात्रा में उपलब्ध दिखे। कभी कभी ये पानी गायब भी हो जाता है, कब, जब इस क्षेत्र का मतलब जो अंदर ही अंदर ये पानी घोलते घोलते अंडरग्राउंड यदि कहीं निकल गया जाके नदी में या कहीं और निकल गया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये यहाँ का पानी खत्म होकर के ये एक बहुत बड़ी गुफा दिखती है। तो राजकुंड या फिर पोलजे या युबाला या साकुंड जिसको बोलते हैं, यही आगे चलकर कालांतर में गुफा का रूप धारण कर लेती है, जब इसके अंदर का जो भूमिगत जल है किसी वाटर बॉडीज में या कहीं दूसरी जगह पे क्या हो जाता है, निकल जाता है पानी, यहाँ से ड्रेन हो जाता है, तो फिर जो खाली जगह बच जाता है उसको गुफा कहते हैं। ठीक है, कास्ट गुफा। समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है, जैसे ये पूरा देख रहे हैं हम कि अंदर बहुत बड़ा गुफा बना दिया, और ऊपर एक इस गुफा में घुसने का रास्ता एक छोटा सा छिद्र है। ठीक है, इस गुफा में घुसने का रास्ता एक छोटा सा छिद्र है, और अंदर बहुत बड़ा गुफा बना दिया, और इस गुफा की छत में कहीं पर छोटा सा छेद हो गया। तो यदि किसी गुफा के छत में छोटा सा छेद हो गया जिससे नीचे का गुफा दिखता है, तो उसको घोल रंध्र नहीं कहते, घोल रंध्र और कास्ट खिड़की, इसको कास्ट खिड़की कहते हैं। ठीक है, तो कास्ट खिड़की का डायग्राम बनाने के लिए भी इसी में आप डिजाइन कर सकते हैं, कहीं भी युबाला हो गया या फिर डोलाइन हो गया। युबाला में ज्यादातर बनता है कास्ट खिड़की, कि ये दोनों जो रीजन है ऊपर और नीचे का, थोड़ा देर के लिए ये सोच लीजिए कि ये यहाँ से चिपक गया है, यहाँ जमीन है, ये जमीन है, ये भी जमीन है, दो गोल रंध्र है, दो गोल रंध्र अंदर अंदर आपस में मिल गया, और ऊपर से ये छत ढका हुआ है, ये छत ढका हुआ है, और अंदर अंदर से ये दोनों घोल रंध्र मिला हुआ है। तो ऐसे केसेस के लिए टर्मिनोलॉजी यूज होगा
कि यदि हम इसके बीच में यदि कोई छिद्र हो जाए, कालांतर में छिद्र हो जाए, छिद्र जैसी संरचना इसके बीच में हो जाए, तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे क्या? कास्ट खिड़की। ठीक है, दिव्या कह रही है कि बिहार में भी टोपोग्राफी का एग्जाम्पल दीजिए यदि है तो। बिहार में है टोपोग्राफी, लेकिन उसको कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता टेक्निकली। कास्ट टोपोग्राफी की जो स्टडी हुई है प्रॉपरली, जो यूगोस्लाविया और यूएसए के जोग्राफर्स ने किया है, इंडियन जोग्राफर्स के कार्य को उतना ज्यादा महत्व तो नहीं दिया गया, क्योंकि किसी बच्चे का माइक ऑन है, नेहा नाम की बच्ची का माइक ऑन है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप चिंता ना करें। एग्जाम्पल सबका पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल मतलब क्या? नाम जो है, जितने भी क्षेत्र हैं उसका नाम घोलरंध्र ही है सब जगह। और बिहार में जहां कहीं भी चूना पत्थर की गुफाएं हैं, उन गुफाओं को स्थानीय नाम से कुछ पुकार लिया जाता है। अब जैसे देखिए, एक गुफा मैंने आपको बताया कि जो वैष्णो देवी का अर्धकुंवारी है, वो चूना पत्थर की गुफा है, चूना पत्थर की गुफा है। लेकिन बिहार के भूगोलवेत्ताओं ने या अंतरराष्ट्रीय भूगोलवेत्ताओं ने उनको एज ए चूना पत्थर की गुफा आइडेंटिफाई ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इतने लोगों में से कई लोग जाके आ गए होते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि वो चूना पत्थर की गुफा है। एक बच्चा तो बाहर हमको ये बताते हुए मिला कि यहाँ ज्वालामुखी फटा था और ये ज्वालामुखी का मैग्मा ऐसे जम गया। ऐसा नहीं है, ज्वालामुखी वैसे नहीं जमता जैसे वो जमा है। तो वो चूना पत्थर की गुफा है। वैसे ही जो अमरनाथ की गुफा है, हिमालयी क्षेत्रों में अनगिनत गुफाएं हैं, और ज्यादातर गुफाएं जो बनी हैं वो कास्ट गुफाएं हैं। खास करके जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत ज्यादा कास्ट की गुफाएं, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा। पताल भुवनेश्वर बताया था मैंने आपको, और आपको कहा था कि उसकी वीडियो भी देखिएगा। तो पताल भुवनेश्वर में बहुत सकड़े से छिद्र से एंटर करता है लोग। वो जो छिद्र है वो क्या है? वो छिद्र घोल रंध्र या बिलियन रंध्र हो के नाम से जाना जाएगा। यदि बहुत छोटा सकड़ा छिद्र होगा तो बिलियन रंध्र या घोल रंध्र होगा। जैसे आप जो वैष्णो देवी की उस गुफा में एंटर करते हैं, कितना सकड़ा सा जगह है वो, तो वो जो जिस होल से आप उसमें एंटर कर रहे होते हैं या जिससे बाहर आ रहे होते हैं, वो बिलियन रंध्र है, घोल रंध्र है, बिलियन रंध्र है। घोल रंध्र है, बिलियन रंध्र कहेंगे। और यदि उसका आकार बड़ा हो जाए एकदम, सिर्फ इस चीज पे फोकस करिए। यदि मान लीजिए कि आकार बिल्कुल इतना छोटा सा है, तो ये आकार घोल रंध्र है। यदि इस आकार में थोड़ी और वृद्धि हुई तो ये बिलियन रंध्र है। और ये आकार पूरी तरह से एकदम गोलाकार कढ़ाई जैसा हो गया तो ये डोलाइन है। और यदि ये सकड़ा सा रास्ता हो गया तो ये युवाला है। और ये पूरा ओपन ही हो गया एकदम बिल्कुल, और पानी भरा हुआ है तो ये पोलजे है। तो और डोलाइन हो गया, पोलजे, बस आकार का फर्क है। इन सबों में सिमिलरिटी क्या है? ये सब अपर्दित हुए स्थलाकृतियां हैं, ये सब के सब अपर्दित हुई स्थलाकृतियां हैं। और अपर्दन इनमें से मुलायम चट्टानों के का हुआ है, कठोर चट्टाने ज्यों के त्यों करी है। तो उदाहरण के लिए बिल्कुल ज्यादा चिंता नहीं करनी है। आप उदाहरण के रूप में वैष्णो देवी की गुफा जो है, अर्धकुंवारी की गुफा, वो शब्द यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है बिहार के सासाराम में भी गुफा है, तो गुफाएं दो तीन तरह से बनती हैं। कुछ गुफाएं ऐसी होती हैं जो चूना पत्थर की गुफा नहीं होती। चूना पत्थर की गुफा जो भी होगी वो खुरदरी होगी, मतलब उसमें ना कठोर चट्टाने बहुत ज्यादा ऐसा दिखेगी कि वो वहां से लगेगा कि कुछ बह के गया है वहां से ऐसा लगेगा कि कुछ वॉश आउट होके निकला है, वॉश आउट होके निकल गया, और जो बच गया है वो ज्यों का त्यों बचा है। तो ऐसी कोई भी गुफा होगी तो वो इसी में काउंट होगा। चलिए लिख लीजिए मेन मेन पॉइंट। पहला पॉइंट आपने लिख लिया घोलरंध्र, उसके पहले आपने लिख लिया लैपीज। डायग्राम जो है इन सब का एक साथ ही बनेगा, अलग अलग बनाने में थोड़ी कठिनाई होगी। और डायग्राम मैं आपको अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? डायग्राम देख लीजिएगा, और जिनके पास नहीं है सविंद्र सिंह वो काम कर लेंगे उससे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे गोल रंध्र में मैं कह रहा था सॉल्यूशन होल, या फिर मैंने एक और टर्म यूज किया जिसके सिंक होल। तो सिंक होल या सॉल्यूशन होल, जिसको विलायन छिद्र या फिर घोल रंध्र, विलायन रंध्र या गोल रंध्र कहते हैं, तो विलयन रंध्र या गोल रंध्र कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ? ऊपरी सतह में जब छिद्र जैसी संरचना घोलन क्रिया द्वारा निर्मित होती है, भूमिगत
जल जब अंदर की ओर, जब बाह्य जो वर्षा का पानी CO2 के साथ संपर्क करते हुए जब ऊपरी सतह में कोई छिद्र बनाकर भूमिगत होती है, अंदर प्रवेश करती है, तो प्रवेश के दौरान जो ऊपरी सतह पर छिद्रों का निर्माण होता है, उन अनगिनत छिद्रों को, ये कई संख्या में, हजारों की संख्या में होते हैं। यदि हम मैलेट की बात माने तो यूएसए में इन्होंने, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक इंडियाना रीजन है, दक्षिणी इंडियाना, जो साउथ इंडियाना में मैलेट ने देखा कि मोर देन 3 लाख छोटे छोटे छिद्र सतह पर उन्होंने ढूंढे। 3 लाख से ज्यादा छोटे छोटे छिद्र ढूंढे, और उन छिद्रों को जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि अंदर ये जो भूमिगत जल इसी रास्ते से, मतलब जो बाहरी जल है वर्षा का जल, इसी रास्ते से अंदर एंटर करता है। ये सब के सब घोल रंध्र थे। अब लगातार वर्षा तो होती रहती है और सतह पे छिद्र है, तो छिद्र दिनों दिन क्या होगा, होल क्या होंगे, वो बड़े होते जाएंगे। तो जब बड़े आकार में बदलते आता है तो कभी जो घोल रंध्र था वो हो सकता है कि आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाए, या तो यदि वो गहरी नाले जैसी संरचना बन जाएगी, यदि तो वो हो जाएगी युवाला, कढ़ाई जैसी गोलाकार बड़ा सा संरचना, क्रेटर जैसी संरचना दिखेगी। कभी कभी डोलाइन और क्रेटर को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है जोग्राफर्स को, क्योंकि डोलाइन भी एक तरीके से बड़ा सा कड़ाह जैसा छिद्र होता है, यानी घोल रंध्र का एक लार्ज फॉर्म होता है, और उसमें वर्षा का जल जमा हो जाता है। यदि वो वर्षा का जल आगे रास्ता नहीं मिला तो उसमें जमा होकर एक झील जैसा निर्माण करता है, छोटा सा झील जैसा निर्माण करता है वो, तो वो डोलाइन है। डोलाइन का आकार यदि लंबवत बढ़ा तो वो युवाला है, और युवाला एक बड़े से कुंड में परिणत हो गया, ऊपर की छत हट गई और दूर तलक एक झील जैसी संरचना बना दी हो, तो वो पोलजे हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि ऊपर कठोर चट्टाने ज्यों के त्यों बनी रहती है, बीच में से टुकड़ा टूट कर नीचे धंस जाता है, वो खिड़की, कास्ट खिड़की हो गया। तो ये सब लिख देंगे हम एक एक करके, पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला पॉइंट लिख दिया आपने, बिलियन रंध्र या गोल रंध्र कैसे लिख दिया। और दूसरा पॉइंट लिख दीजिए बिलियन रंध्र के बाद, डोलाइन, डोलाइन या डोलिनास। कास्ट क्षेत्र में इसको डोलाइन कहते हैं, सर्बिया में इसको डोलेनास कहते हैं। और इसका निर्माण कब होता है, घोल रंध्र, घोल रंध्र या विलय रंध्र कि जब ऊपरी चट्टान जो छत है, रूफ है उसका, किसी कारण से ध्वस्त हो जाता है, ठीक है, ध्वस्त हो जाता है, तो देखिए यहां पे सविंद्र सिंह ने एक गजब का पॉइंट लिखा है, इसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता है बच्चे को। वो कह रहे हैं कि चट्टान के ध्वस्त होने, मुड़ने, भ्रंशित होने से डोलाइन नहीं बनता। बिल्कुल सही है, डोलाइन जब भी बनेगा तो घोल रंध्र के विलयन की क्रिया जब बढ़ जाती है, घोल रंध्र के किनारे को घोलने की क्षमता जब बढ़ जाती है, लॉ ऑक्साइड या सल्फर मिलने के कारण उसकी क्षमता और बढ़ जाती है, H2SO4 बना देता है, तो छिद्र का अत्यधिक विस्तार होता है। जब घोलन क्रिया से छिद्र का विस्तार हो तो डोलाइन बनता है, ये लिख लीजिए कहीं पर। जब सॉल्यूशन प्रोसेस के थ्रू जब सिंक होल एक्सटेंड करता है, देन इट इज कॉल्ड डोलाइन और डोलेनास। यानी डोलाइन या डोलेनास छत टूटकर बनता नहीं है, घोल रंध्र का छिद्र जो है वही आकार में बड़ा होता है, किस क्रिया के कारण, घुलने के कारण। तो जब सॉल्यूशन प्रोसेस के थ्रू, केमिकल वेदरिंग के थ्रू जब उस छोटे से छिद्र का आकार बड़ा होता है तो वो डोलाइन होता है। जबकि डोलाइन के बाद यदि हम दूसरे वाले टर्म पे आए, कास्ट खिड़की, तो कास्ट खिड़की और डोलाइन में थोड़ा फर्क है। क्या, कास्ट खिड़की का निर्माण उस छत की भौतिक अव्यवस्था के कारण, यानी छत टूट जाता है यदि, उस गुफा का भौतिक अव्यवस्था के कारण टूटना या भ्रंश होना, दरार पड़ना, गिरना, टूटना, तब जाकर के कास्ट खिड़की बनता है। तो कास्ट खिड़की और डोलाइन में क्या फर्क है, डोलाइन घोल रंध्र के आकार में वृद्धि होने के कारण बनता है, जबकि कास्ट खिड़की घोल रंध्र से बनी हुई गुफा के ऊपरी छत के टूटने, फूटने, दरार होने से बनता है, जिससे रोशनी नीचे आने लगती है, जिससे ऊपरी क्षेत्र की हवाएं अंदर प्रवेश कर सकती हैं। एक तरह का खिड़की है, टूटने फूटने के कारण, छत टूटने के कारण बनता है। जब तक इन खिड़कियों का आकार छोटा रहता है तब तक तो ये कास्ट खिड़की है। कालांतर में कभी कभी कई डोलाइन आपस में मिल जाता है,
बड़ा होते होते बगल का डोलाइन, ये डोलाइन, बीच की दीवार खत्म। तो डोलाइनों के आपस में संयुक्त हो जाने के कारण युवाला का निर्माण होता है। इस सारे चीजों को समझते जाना, ये टेक्निकल चीजें हैं, यहाँ ये इसी से आपकी गलती पकड़ेगा। यानी कि जो घोल रंध्र है, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट बताते जा रहा हूं, इसको घोल रंध्र, सिंक होल कहते हैं इसको, या फिर सॉल्यूशन होल कहते हैं। जब जो सॉल्यूशन है, इसके आकार में जब वृद्धि होती है, घोल रंध्र के आकार में वृद्धि होती है, आप ऐसा फ्लो चार्ट वहां दिखा भी सकते हैं। तो घोल रंध्र के आकार में वृद्धि होती है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? डोलाइन में कन्वर्ट होता है। और कई डोलाइन, दो या दो से अधिक डोलाइन जब आपस में संयुक्त होते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक डोलाइन जब आपस में संयुक्त होते हैं, तो इनके आपस में संयुक्त होने से, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ डालिए, कोई बात नहीं। डोलाइन जब आपस में संयुक्त होते हैं तो इनके आपस में संयुक्त होने से क्या बनता है? युवाला बनता है। तो युवाला इज इक्वल टू, मतलब कई डोलाइन आपस में मिला तब जाकर के क्या बना? युवाला बना। यहां तक समझ गए होंगे। जब भी कोई भाई बहन जुड़िए तो पहले अपना माइक ऑफ करके जुड़िए, यदि पूछना हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, अन्यथा अपना माइक ऑफ रखिए, ठीक है। तो डोलाइन किससे बनता है? घोल रंध्र के मिलने से बनता है। और युवाला किससे बनता है? डोलाइन के मिलने से बनता है। और जब युवाला अधिक विस्तृत गर्त में परिणत हो जाता है, युवाला जब अधिक विस्तृत गड्ढे, गर्त माना गड्ढा होता है, अधिक विस्तृत गर्त में परिणत हो जाता है, गर्त यानी गड्ढा, ट्रंच, गर्त में बदल जाता है, तो फिर यही युवाला किस में परिणत हो जाता है? पोल्जे में। पोल्जे यानी क्या? पोल्जे यानी राजकुंड। राजकुंड, जैसे आप ना बहुत बिहार में कई सारा सीता कुंड, ऋषि कुंड, बहुत सारा कुंड आपको मिलेगा। राजगीर में भी बहुत सारे कुंड मिलेंगे, मुंगेर में भी बहुत सारे कुंड मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे जिनको हम कुंड कहते हैं, गर्म पानी का कुंड या कुछ कुंड के नाम से जानते हैं, हम वहां पे इस नजर से देखते ही नहीं है कि ये चूना प्रदेश वाला भी कुछ काम हो सकता है। यहाँ पे रोहतास कैमूर क्षेत्र में कई ऐसे कुंड होंगे, लेकिन हमने आइडेंटिफाई ही नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे उस तरीके से स्टडी करते ही नहीं हम लोग। युवाला साकुंड कहलाता, स्वाकुंड। इन सब में एक खासियत ये होता है, जल की मौजूदगी होती है, भूमिगत जल इसमें क्या होता है? कुछ मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है। तो पहली आकृति हो गई अपरदन से बनने वाली लैपीज। लैपीज में जल बहुत कम ठहरता है, वो ऊपरी, वो नेकेड, एक ओपन स्ट्रक्चर, ओपन लैंडफॉर्म है, मतलब सतही लैंडफॉर्म है, सरफेस लैंडफॉर्म है। और ये सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं, ये अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म्स हैं और सतह पे बड़े मुश्किल से आते हैं। एक बच्चा लिख रहा है दिल्ली में एक आश्रम है, उस मंदिर के नीचे गुफा बना है। कौन सा आश्रम है बताना भाई, मैं भी जाके देखूं दिल्ली में सर, कौन सा आश्रम है। सर, दिल्ली में जो आर के आश्रम है, वो जो हनुमान जी का मंदिर है, उसके नीचे में जो गुफा बना हुआ है, वो उसके बारे में बोल रहे हैं। कौन सा आश्रम बेटा? दिल्ली में ही मैं रहता हूँ, कौन सा आश्रम? आरके आश्रम? हाँ, आर के आश्रम। अच्छा, रामकृष्ण जो आश्रम है। हाँ हाँ, उसके ऊपर जो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर जो गुफा बना हुआ है, मैं उसके ठीक, बारे में पूछ रही हूँ। मैं गया नहीं हूं बेटा, मैं चेक करूंगा तभी पता चलेगा। कई आप अभी सारी चेक ऐसी कर। ऐसी संरचनाएं भी होती हैं कि ऊपर रोड ऊंचा होता जाता है और मंदिर डाउन हो गया। जैसे यहाँ पे एक मरघट वाले बाबा हैं यहाँ पास में, कश्मीरी गेट के पास। तो मरघट वाले बाबा भी गुफा में अंदर नीचे हैं, उतरना पड़ता है। लेकिन वो जो गुफा है ना, वो गुफा भराव के कारण हुआ है, धीरे धीरे सड़कें ऊंची हो गई, आसपास के जगह ऊंचे हो गए, मंदिर का मेन ब्रांच सर, जो वो जो गुफा गर्भगृह, है ना, आप एक बार जाइएगा, वो बहुत मतलब जैसे वैष्णो देवी में बना हुआ है ना,
अच्छा अच्छा। वैष्णो देवी मंदिर में जैसे बना हुआ है एग्जैक्टली उसका ही एग्जाम्पल, मतलब उसी का पूरा कॉपी करके वैसे ही बना हुआ है, मतलब बहुत काफी अंदर तक बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ऊपर से बजरंग बली का मंदिर देखते हैं, बहुत बड़ा बजरंग बली है, उसके अंदर है ना गुफा बना हुआ है। मे बी पॉसिबल, मंदिरों का निर्माण जो होता है प्राकृतिक रूप से होगा तभी हम उसको चूना प्रदेश मानेंगे। कृत्रिम रूप से यदि निर्माण कोई करता है जस्ट लाइक मतलब श्रद्धा आस्था विकसित करने के लिए, तो हम लोग उसको गुफा ये वाला नहीं मानेंगे। थोड़ा सा देख लेंगे, हम कभी गए नहीं, हम थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। हम जहां जाते हैं हम अपनी ज्योग्राफी खोजने जाते हैं, तो एक बार वहां भी जाके देख लेंगे। होना आस्तिक चाहिए हम लोगों को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिमाग ही दुश्मन होता है, तो वो आस्तिक होने नहीं देता है। तो और बात। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को, चूंकि खत्म करना है मुझे आज इसका सारा स्थलाकृति। तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट किया जाए, सर रिक्वेस्ट विनती है। ठीक है, इसको पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर हम सुनेंगे आप सबकी बात। तो घोलरंध्र आपने देखा, भूमिगत जल जो स्थलाकृति बनाती है, दो तरह की स्थलाकृति बनाती है। एक स्थलाकृति सतह के ऊपर बनाती है, सतह पर, सरफेस पर। जो लैपीज था वो इन सब से अलग क्यों था? क्योंकि लैपीज जो है वो सतह पर बनता है, ओपन बनता है, ओपन स्थलाकृति है, आप ऊपर से देख सकते हैं इसको। लेकिन कुछ स्थलाकृतियां जो अंडरग्राउंड बनती है, भूमिगत बनती है, जमीन के नीचे बनती है, उन स्थलाकृतियों में पहली स्थलाकृति जो भूमिगत जल बनाती है वो घोलरंध्र है। ये भूमिगत जल नहीं बनाती लैपीज, लेकिन इसको फिर भी हम भूमि कास्ट टोपोग्राफी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से वर्षा का जल जब डायरेक्ट सीधे चूना पत्थर के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो बना देता है लैपीज। सतह सतह पर बनने वाली टोपोग्राफी है लैपीज। लेकिन जो घोल रंध्र है, बनती ये भी सतह पर है, लेकिन यहां से ही इसी रंध्र से, इसी छिद्र से जो वर्षा का जल है वो भूमिगत होती है। जो रेन वाटर है वो इसी छिद्र से भूमिगत होती है, और घोलन क्रिया के थ्रू सॉल्यूशन बनाती हुई, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती हुई अपने आकार में वृद्धि करती है। जब वह अपने आकार में वृद्धि करती है और बड़े आकार में परिणत हो जाती है, तब इस छिद्र के लिए हम डोलाइन शब्द या एक और सर्बिया में डोलिनास, डेलिनास, डोलिनास या डोलाइन, दो टर्म है, दोनों एक ही का नाम है। सर्बिया में डोलिनास और यूगोस्लाविया कास्ट रीजन, बोलिए कास्ट रीजन में डोलाइन बनाती है। आप कहेंगे बिहार में क्या बोलते हैं, तो बिहार में डोलाइन या डोलेनास नहीं बोलते। ठीक है, बिहार में सीधे एक ही चीज बोलेंगे कि गुफा है, बस, सब गुफा है, ये सब गुफा है। तो बस डोलाइन या डोलेनास जो है ये कास्ट रीजन में नाम दिया गया। जब कई डोलाइन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अब मान लो यहाँ पे एक डोलाइन है और यहाँ पे एक डोलाइन है, धीरे धीरे कालांतर में बढ़ते बढ़ते ये डोलाइन इसमें सट गया और बीच वाला जो दीवार है हट गया, तो एक बड़ा सा डोलाइन बन गया। तो डोलाइन के आकार में क्या हो गई? अब वृद्धि हो गई भाई। तो अब ये डोलाइन डोलाइन नहीं रहा। अब ऐसे डोलाइन के लिए टर्म, जब बड़े आकार का डोलाइन बन गया तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होता है युवाला। और कई युवाला जो हो गया एक तरह से जल वाला एक कुंड की तरह हो गया। और जब यही अधिक विस्तृत गर्त में, गड्ढे में बदल जाता है, तब उसको टर्म यूज करते हैं पोलजे। तो ये सारी स्थलाकृतियां आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। और इन्हीं स्थलाकृतियों में एक और स्थलाकृति है जिसको कहते हैं कास्ट खिड़की। जब डोलाइन या बिलनरंध्र के ऊपरी सतह ध्वस्त हो जाती है, किसी भौतिक कारण से ध्वस्त हो जाती है, या उनमें दरार पड़ जाती है और ऊपर सूरज की रोशनी गुफा में अंदर प्रवेश कर जाती है, तो ऐसे छिद्र जो कि घुलन क्रिया से नहीं बने हो और कास्ट गुफा से जुड़े हो, उनको कास्ट खिड़की कहते हैं। घुलन क्रिया से यदि वो छिद्र बना है, घुलन क्रिया मतलब सॉल्यूशन बन के पानी, भूमिगत जल जैसे जो उसको घोल के, चूने के चट्टान को आपस में घोल के ले गई, तो वो घोल रंध्र है। लेकिन यदि वो चूना का चट्टान नहीं है, लेकिन भौतिक कारण से टूट गया, धस गया, मुड़ गया, किसी कारण से दरार पड़ गया, तो वो कास्ट खिड़की कहलाएगा। और कास्ट खिड़की जो है ये बड़ा खूबसूरत दृश्य दिखता है, क्योंकि इससे नीचे का पूरा दृश्य दिख रहा होता है। कभी कभी एंटर करने के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं।
इस गुफा में उतरने के लिए भी। तो कास्ट खिड़की एक बहुत ही बेहतरीन लैंडफॉर्म है कास्ट प्रदेश का। तो ये एक फ्लो चार्ट आप अपने माइंड में रख सकते हैं, आप आंसर शीट में बना भी सकते हैं कि क्या रिलेशन इनके साथ, इनके बीच क्या है। तो घोलरंध्र या विलायक रंध्र कभी कभी बड़ी बड़ी नदियों को निगल लेती है, झरनों को निगल लेती है। कोई वाटर बॉडीज बह के आ रहा है और यदि उस वाटर बॉडीज के मार्ग में कोई घोल रंध्र आ गया या विलायक रंध्र आ गया, तो विलायक रंध्र के माध्यम से वो नदी पूरी की पूरी नदी को ही विलायक रंध्र अपने में समा लेता है, क्योंकि अंदर ही अंदर विलायक रंध्र की जड़ें जो होती हैं कई गुफाओं से जुड़ी होती हैं और उस गुफाओं से वो पानी कहीं और ड्रेन हो रहा होता है। भारत में कई ऐसे चमत्कारी क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में एक कुआं है और वो उस कुएं का जो पानी है, जब समुद्र का जल स्तर, मतलब समुद्र में कोई तूफान आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो उस छत्तीसगढ़ में जो पांडव कुंड है, वो कुंड जो भी कुंड है उसका पानी बढ़ जाता है, बहुत ऊपर तक आ जाता है। सुनामी आया था तो भी ऊपर उठ गया था बहुत ज्यादा। और जब वहां कुछ डाउन रहता है पानी, तो यहां भी डाउन रहता है। वहां की हलचल यानी समुद्र की हलचल छत्तीसगढ़ के उस कुएं से कनेक्टेड है। तो बहुत लोग ये सोच रहे होते हैं कि कैसे ये कनेक्टेड इतना ज्यादा, और साइंटिस्ट उसकी गुफा का जो कुआं है, गुफा में कुआं है, गुफा जैसी कुआं है, उसका गहराई पता नहीं कर पाया आज तक। तो कहां से पता कर पाएगा? ऐसे छिद्रों का जो निर्माण होता है, ज्योग्राफी मानती है कि मे बी पॉसिबल कि वो कभी विलयनरंध्र रहा होगा और विलयनरंध्र से वो डोलाइन में कन्वर्ट हो गया, एक गड्ढा, एक कुएं जैसा। और वो डोलाइन जो है इंटरनली चूना पत्थर के रूट्स को ढूंढते हुए, स्रोत को ढूंढते हुए, वो पानी वहां से कहां तक कनेक्टेड हो गया, समुद्र में ड्रेन हो गया। तो ऐसा भी होता है, समुद्र तक पहुंच सकती है अंदर ही अंदर नदियां। ऐसी ही एक नदी है एंडीज माउंटेन सीरीज का नाम सुना होगा, जहां से निकलती है अमेजन नदी। आपने नाम सुना ना? तो अमेजन नदी के पैरेलल में एक नदी है हमजा। हमने बताया था आपको, इंडियन जोग्राफर थे हमजा, जिन्होंने 2011 में खोजा हमजा को। हमजा नदी जो है वो अंडरग्राउंड नदी है। तो कैसे बन गई? पूरे ब्राजील के नीचे नीचे बहती है, एंडीज से शुरू होती है हमजा और अटलांटिक महासागर में आके पानी लेके गिरती है। यानी अंदर ही अंदर चूना पत्थर का जहां जहां रूट मिलता गया, कहीं कहीं चूना पत्थर की जगह दूसरे को भी घुला लेता है। कब भूमिगत जल में इतनी ताकत आ जाती है कि वो चूना पत्थर के अलावा किसी दूसरे चट्टान को भी घुला सकती है? जब भूमिगत जल में लौह सल्फाइड, जब अंडरग्राउंड वाटर के रास्ते में कोई आयरन सल्फाइड की चट्टान आ जाती है, तो वो आयरन सल्फाइड के साथ मिलकर वो अंडरग्राउंड वाटर और भी ज्यादा पावरफुल एसिड बनाती है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और वो सल्फ्यूरिक एसिड इतना पावरफुल होता है कि वो दूसरे चट्टान, जो कठोर चट्टान है, उसको भी अपने में घुला के बह जाए। तो इसलिए एंडीज कहां है? आप देखो, एकदम साउथ अमेरिका के बिल्कुल पश्चिमी किनारे पे है। वहां से जमीन के नीचे ही नीचे 2 किलोमीटर नीचे, 2 किलोमीटर संभवतः मैंने ज्यादा बोला, आप एक बार हमजा जरूर सर्च करना, हमजा रिवर, ट्विन रिवर सिस्टम बोलते हैं, जुड़वा नदी तंत्र बोलते हैं। वो जो अमेजन है, अमेजन नदी के ठीक नीचे बहती है, पैरेलल में, थोड़ा बहुत इधर उधर, और अंडरग्राउंड तरीके से वो पानी नीचे ही नीचे, अमेजन से ज्यादा क्वांटिटी में वो पानी एंडीज के बारिश का पानी और एंडीज पे जो पानी जमा होता है वर्षा का, उसको ड्रेन करती है कहां? एटलांटिक ओशियन में। तो सोच सकते हो आप भूमिगत जल में कितनी ताकत होती है, और वो ताकत कैसे आती है, कैसे हमजा ने जमीन के नीचे ही नीचे अपना रास्ता बना लिया और ये ट्विन रिवर सिस्टम, जुड़वा नदी तंत्र विकसित किया। तो इसके पीछे बस यही अंडरग्राउंड वाटर का कमाल है। तो सबसे पहले हमजा जब पैदा हुई होगी, तो कहां से पैदा, क्या बनाई होगी हमजा के जल राशियों ने? गोल रंध्र बनाया होगा कहीं कहीं। वहां भी एंडीज की उस जो फुटहिल एरियाज ऑफ द एंडीज है, तराई रीजन जो एंडीज का है, ऑफ कोर्स वहां पे थाउजेंड्स एंड लाख गोल रंध्र होंगे। एंड इन्हीं गोल रंध्रों की मदद से बरसात का पानी अंदर समाता होगा। ये अवशोषक गड्ढे होंगे, किसके स्रोत होंगे? किसके स्रोत होंगे? हमजा। हमजा इन्हीं घोल रंध्रों से पानी लेती होंगी और इसी घोल रंध्र में जाके सारा पानी बिला जाता होगा। बिला जाता होगा हम बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं,
और वो सारा पानी इसी घोल रंध्रों से अंदर जाकर के हमजा को नीचे पानी देता होगा, और हमजा एक अंडरग्राउंड गुफा की तरह बहती होगी, गुफा में बह रही होगी, और उस गुफा का निर्माण इसी कास्ट टोपोग्राफी की मदद से हुआ है। योगेंद्र त्यागी जी कहते हैं कि सर रिकॉर्डिंग लिंक यूट्यूब पे मिल सकती है क्या, उसमें फास्ट। देखिए दोनों तरह का धर्म संकट ऐसा आते रहता है हम लोगों के सामने। फास्ट फॉरवर्ड सब में आ सकता है, थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देख लीजिएगा जहां पे आपको देखना हो। यदि हम सबको यूट्यूब पे डाल देंगे तो फिर आप लोग को ही लगेगा कि भोज का सारा दाल चावल मेरे घर से आया है, और भोज सार्वजनिक है तो हम दाल चावल क्यों दें, हम भी सार्वजनिक के लाइन में खड़े हो जाएं। मतलब जो बच्चा धनराशि पे किया जिसके कारण मैं क्लास चला रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बहुत खुले विचारों वाला आदमी हूं, मैं सब वीडियो डाल दूं यूट्यूब पे, उससे मेरा तो लाभ ही लाभ है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा नुकसान तो ये जूम वाले पे है, क्योंकि जूम को मैं पैसा भी पे करूं और उसके बाद फिर ये वीडियो आप तक जाए। यूट्यूब को कुछ पैसा भी पे नहीं करना है, उल्टा यूट्यूब पे जो लोग देखेंगे उनसे मुझे धन आना है। मैं दरअसल यही चाहता था कि यूट्यूब पे डालूं और जो उसका प्राइवेट लिंक है वो बच्चों को डाल दूं, लेकिन मैंने प्राइवेट लिंक दे के भेजा तो बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये खुल नहीं रहा है, प्राइवेट बता रहा है। तब मजबूरी में मुझे ये लेना पड़ा। हमको कोई आपत्ति नहीं है, यदि हम बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये सारे डाल सकता हूं। मैं तो चाहता हूं कि सबका भला हो, मेरा भी भला हो, लेकिन थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजी समझते हैं, जो चीजें बहुत आसानी से मानव जाति को मिल जाती है, मानव जाति को उस चीज की कद्र नहीं होती, चाहे वो उसकी मोहब्बत ही क्यों ना हो। ठीक है। तो ये बहुत साइकोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आगे इसको उस तरीके से करें। मेरे पास समय का थोड़ा अभाव रहता है, मैं इतना व्यस्त होता हूं कि जिसके कारण अब जैसे कई भाई बहन हमको कितने दिन से कह रहे हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाओ। एक भाई है मेरा बहुत दुलारा, वो कह रहा है अब मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। त्यागी जी ही बोल रहे हैं, तो व्यस्तता के कारण नहीं पढ़ा पा रहा हूं आपको। जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद ही नहीं रहता है कि पढ़ाना था। पढ़ा देंगे, चलिए। आपने सही कहा, मैं कोशिश करूंगा आगे कालांतर में कि इन वीडियोस को डालूं, क्योंकि हर बार जब मैं ऑप्शनल पढ़ाऊंगा तो और बेहतर तरीके से कोशिश होगी हमारी। याद रखेंगे ये सारी चीजें। अब अगले पॉइंट्स पे हम फोकस करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पोलजे तक तो समझ गए हो, और इसमें कोई खास डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदाहरण तब देते हैं जब उसका कोई नाम हो। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, छोटे छोटे आकार का जो युवाला होता है उसको जामा कहते हैं, बड़े आकार को युवाला कहते हैं, और छोटे आकार के युवाला को जामा कहते हैं। ठीक है। छोटे आकार के युवाला को जामा कहा जाता है। ये सविंद्र सिंह में लिखा है जामा वाला पॉइंट, हम थोड़ा जान के इसको डाइजेस्ट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये सब अस्लाकृतियां अपर्दनात्मक थी। अपर्दनात्मक अस्लाकृतियों में हमजा रिवर का जिक्र भी आप कर सकते हैं। कालांतर में ये पोलजे जो राजकुंड है ये किसमें परिणत हो जाता है, ये फ्लो चार्ट भी अपने आंसर में दे सकते हैं। पोलजे जो है कालांतर में कास्ट घाटी में बदल जाता है। तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि सर कास्ट घाटी क्या है, कास्ट वैली क्या है, और पोलजे क्या है, दोनों में फर्क क्या है। देखो, जब तक उसमें पानी की मौजूदगी है, जल की मौजूदगी है, ठीक है, जब तक उसमें पानी की मौजूदगी है, जल की मौजूदगी है, वो क्या है, पोलजे है, कुंड है। और जैसे ही किसी कारण से उसका वाटर ड्रेन हो गया, कैसे ड्रेन हो जाएगा, तो पानी, वो पानी थोड़ी है, वो तो एक तरह का घोल है। ठीक है। और यदि वो सैचुरेटेड हो गई, संतृप्त हो गई, तो वो घोलना बंद कर देती है। लेकिन वो अनसैचुरेटेड है तो घोलना जारी रखती है।
और ऐसे में यदि कोई सोर्स क्रिएट कर ली वो और ड्रेन हो गया उसका सारा पानी कहीं, सोर्स मतलब जैसे हमजा बह गई, वैसे कहीं सोर्स क्रिएट करके आसपास के किसी वाटर बॉडीज में, नदी में या समुद्र में ड्रेन हो गई, तो आफ्टर ड्रेन यानी पानी निकल गया उसका, तो वो क्या बच जाता है फिर? एक घाटी, एक गहरी घाटी। और ऐसी घाटी जिसमें बड़ा खूबसूरत सा स्थलाकृति दिखेगा, कठोर चट्टानें ज्यों के त्यों खड़ी रहेगी, चिकनी घिसी हुई, क्योंकि उसका क्या हुआ है, एक तरह से केमिकल वेदरिंग हुआ है। तो केमिकल वेदरिंग के कारण बड़ा ही सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगा, वो मुलायम सा दिखेगा। जो भी कास्ट की गुफा होगी वो बहुत मुलायम होगी, एकदम सॉफ्ट सी होगी, क्योंकि उसको पूरी तरह से केमिकल वेदरिंग हो रखा होता है, चिकना हो जाता है पूरा वो। तो कास्ट गुफाएं, ठीक है। तो हमने आपको कास्ट गुफाओं के बारे में विस्तार से बता दिया, क्या होती है कास्ट गुफाएं, और कास्ट गुफाओं के बारे में और डिटेल में बताऊंगा मैं, कास्ट घाटी तक बताया। ये सब के सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स एक्सप्लेन कर देंगे सबको एक ही साथ, एक ही डायग्राम में। इरोजनल लैंडफॉर्म में ही एक और पॉइंट लिखेंगे, कंदरा या गुफा, जिसको कास्ट गुफा या फिर कास्ट केव कहते हैं। तो जो कास्ट केव है ये तब बनता है, जैसे भारत में देहरादून में, दक्षिणी पश्चिमी बिहार के रोहतास पठार में एक है गुप्त धाम, गुप्त धाम कंदरा। भारत में कंदरा गुफाएं या कंदरा जो कास्ट की कंदराएं हैं बड़ी बड़ी। देहरादून में बहुत बड़ा गुफा है, कंदरा है, जो कास्ट से निर्मित है। और बिहार के रोहतास पठार में 1.5 किलोमीटर लंबा गुफा है जमीन के नीचे, जिसको गुप्त धाम कहते हैं। अंदर जो कास्ट से बने हुए स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट है, उसको अलग अलग देवी देवता का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला में कुटुंबसर नाम की गुफा है। सतना जिले में गोदावरी के पास चित्रकूट नाम की गुफा है। तो चित्रकूट गुफा, बस्तर जिले का कुटुंबसर गुफा, और रोहतास पठार का गुप्तधाम गुफा, देहरादून की वो चूना पत्थर की गुफा, उत्तराखंड में भी है पाताल भुवनेश्वर की गुफा, पाताल भुवनेश्वर की गुफा, या फिर जो वैष्णो देवी वाले क्षेत्र में जो अर्धकुमारी की छोटी सी गुफा है, नन्ही सी गुफा। तो ये सारी गुफाएं, जो भी गुफाएं आप देख रहे हैं, ये सब की सब गुफाएं जो हैं, ये कास्ट गुफाएं हैं। कास्ट गुफाओं का निर्माण कब होता है, कास्ट कंदराओं का निर्माण कब होता है? जब भूमिगत जल, भूमिगत क्षेत्र में, अंडरग्राउंड क्षेत्र में, एक बहुत दूर तक, कभी कभी 1.5 किलोमीटर, जैसे ये गुप्त धाम रोहतास पठार का जो है वो 1.5 किलोमीटर लंबी गुफा है और चूना पत्थर की गुफा है, भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन के थ्रू बनी हुई गुफा है। इन गुफाओं का निर्माण तब होता है जब इससे भूमिगत जल ड्रेन हो जाती है, तो उनके द्वारा अपघर्षण और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा अपर्दन से जो एक खाली स्थान निर्मित होता है, उसके लिए हम कास्ट गुफा या कंदरा का शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कंदरा निर्माण जो होता है वो बेसिकली लाइमस्टोन वाले रीजन में होता है, और लाइमस्टोन वाले रीजन में बहुत बड़े आकार की गुफाएं मिलती हैं। भारत में मेघालय में हाल में एक बहुत बड़ी चूना पत्थर की गुफा मिली है, जिसके आधार पर मेघालय एज की बात हो रही है। इसके अलावा बिहार का रोहतास का गुफा गुप्तधाम हो गया, बस्तर का गुफा हो गया छत्तीसगढ़ का, और फिर देहरादून की गुफा हो गई, ठीक है। तो इन सारे गुफाओं का उदाहरण देकर के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि आप ना, आपके पास, जिनके पास सविंद्र सिंह है, वो बिहार प्रांत के उस गुप्तधाम कंदरा का जरूर विस्तृत विवरण पढ़ लीजिएगा। सविंद्र सिंह लिखते हैं कि बिहार प्रांत में जो रोहतास पठार है, वहां पे दुर्गावती नदी बहती है, और दुर्गावती नदी, और वहीं पर एक और छोटा सा नाला है, गुप्ता नाला, गुप्त नाला, गुप्तेश्वर, जो मध्य प्रदेश में जो गुप्तेश्वर पहाड़ी के नीचे गुप्ता नाला नाम की गुफा है। इन दोनों गुफाओं को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके देखते हैं सविंद्र सिंह, ठीक है। वो लिख रहे हैं, आपके बुक में लिखा है कि इस पहाड़ी के उत्तर में गोफ्ता नदी बहती है, पूर्व में सुग्गी नाला बहता है, पश्चिम में मसपुरवा नाला बहता है, और जिसके सामने कंदरा द्वार है। दरअसल ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, और यहाँ पे बालुका पत्थर है, चूना पत्थर और सेल चट्टान है। तो गुप्तेश्वर पहाड़ी के ऊपर
जो ये चूना पत्थर की चट्टाने हैं, वहां पर घोल रंध्र तो दिखता नहीं है, लेकिन कंदराओं का निर्माण वहीं से प्रारंभ हुआ है। घोल रंध्र होना चाहिए, जहां कंदरा बन रहा है, यानी घोल रंध्र होगा तभी तो पानी, जो वर्षा का पानी है, एंटर करेगा अंदर, तभी वो गुफा बनाएगा। लेकिन सविंद्र सिंह के स्टडी के अनुसार वहां घोल रंध्र नहीं दिखता है, यानी कि भर गया होगा घोल रंध्र, या किसी कारण से नहीं दिख रहा है, या ढूंढ नहीं पाए होंगे बड़े क्षेत्र में, कहीं ना कहीं सोर्स रहा होगा पानी को अंदर खींचने का, तभी जाकर के अंदर जाकर के उसने गुफा बनाई है। तो उसके बाद से ये जो गुफा है, कंदरा है, ये, एक मिनट, चलिए क्षमा कीजिएगा थोड़ा। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। कंदरा स्तंभ या गुफा स्तंभ के बारे में डिटेल में हम नॉलेज आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। 2-3 स्थलाकृतियां और देख लीजिए, और उसके बाद फिर उन स्थलाकृतियों के आधार पर आप आपर्दनात्मक स्थलाकृति इजिली डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक लिस्ट हमने कहा था आप बनाएंगे। सलमान रहमान पूछ रहे हैं कि क्या कास्ट लैंडफॉर्म डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाता है कि नहीं। बिल्कुल बनाता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो अपर्दन करेगा वो निक्षेपण जरूर करेगा। ये एक नेचुरल सी फिलोसफी है, ठीक है। विकास जी कह रहे हैं कि उसमें गए हुए हैं ये गुप्तेश्वर धाम। चलिए ठीक है। कास्ट लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड। डिपोजिशनल मैं बताता हूं। अब आपके पास ना इरोजनल बहुत जमा हो गया। इरोजनल में ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे, काफी कुछ हो जाएगा पॉइंट्स आपके पास। इसके अलावा अब आपको मैं बताता हूं डिपोजिशनल। इसमें कंदरा भी बताएंगे, कास्ट गुफा का निर्माण भी इरोजनल के कारण ही होता है। और गुप्त धाम के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। दरअसल गुप्त धाम पर पीएचडी का एक थीसिस लिखा था, उन्होंने लिखवाया था, रिसर्च करवाया था सविंद्र सिंह ने, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि गुप्त धाम जो उसकी छत कैसी है, और गुप्त धाम में स्टेलेक्टाइट इतने ज्यादा क्यों मिलते हैं, या स्टेलेगमाइट क्यों मिलते हैं। गुप्त धाम कंदरा के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है सविंद्र सिंह ने अपनी इस पुस्तक में। आपको ज्यादा ये सब नहीं देखना है गुप्त धाम, सिर्फ आप बस नाम याद रखिएगा कि गुप्त धाम है कहाँ, ठीक है। तो गुप्त धाम कंदरा जो है उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। रोहतास पठार में है गुप्त धाम कंदरा, और 1.5 किलोमीटर, बहुत लंबी दूरी होती है, 1.5 किलोमीटर तक लंबी है। तो इस 1.5 किलोमीटर तक लंबी होने का जो मेन कारण है गुप्त धाम की कंदरा का, इतना लंबा कंदरा है, तो बना कैसे है ये गुफा, और इस गुफा में मूल रूप से किस तरह के चट्टानों की उपस्थिति के कारण, तो चूना पत्थर है, और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो बस वही अपर्दनात्मक तरीके से कैसे अपर्दन हुआ है इसका, तो वो चूना पत्थर और वर्षा का पानी और CO2 और आगे चलकर लॉ सल्फाइड मिल गया, तो बड़े आकार की गुफा बन गई। तो स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट क्या है, वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। जो बच्चा पूछ रहा था सलमान रहमान कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनती है कि नहीं। अब आते हैं हम उसी पर, क्योंकि अब निक्षेपणात्मक कंदरा के बाद निक्षेपणात्मक एक टर्म और बचता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक पुल। और प्राकृतिक पुल के अलावा एक और शब्द बचता है जिसको बोलते हैं पोनोर, ठीक है। पोनोर क्या होता है। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों की लंबी लिस्ट आपके पास जमा हो गई, और ये लिस्ट याद हो जाए तब बड़ा अच्छा रहेगा। आपको याद हो जाना चाहिए जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं, जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं, इन अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में आप ध्यान से समझिए। लिस्ट पहले दिमाग में रखिए। सबसे पहले क्या था अपर्दनात्मक में, सबसे पहले मैंने लैपीज से शुरू किया था। एक क्रम से चलेंगे, बिल्कुल क्रम से। लैपीज सबसे पहले बनने वाली स्थलाकृति है, और सतह पर बनने वाली स्थलाकृति है लैपीज। दूसरे नंबर पे इन्हीं लैपीज के अलावा आता है जिसको आप सिंक होल कहते हैं, या फिर सॉल्यूशन होल कहते हैं, घोल रंध्र, और या इसके लिए एक और टर्म लेते हैं बिलियन रंध्र,
घोल रंध्र या विलयन रंध्र जो है, जब घोल रंध्र का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो किसमें परिणत हो जाता है? डोलाइन में परिणत हो जाता है। जब कई डोलाइन आपस में मिल जाते हैं तो वो किसमें परिणत हो जाता है? युवाला में परिणत हो जाता है। और जब युवाला का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तब वो किसमें परिणत हो जाता है? पोल्जे में परिणत हो जाता है। और पोल्जे का पानी यदि ड्रेन हो जाता है तो वो किसमें परिणत हो जाता है? कास्ट वैली, कास्ट घाटी में परिणत हो जाता है। और ये भी ओपन होता है, बाहर से दिखेगा, ये भी ओपन होता है, बाहर से दिखेगा, ये सारे ओपन होते हैं। ठीक है, डोलाइन भी ओपन ही होता है, ये सब ओपन होता है, यानी सतह से दिखेगा, ये सब के सब सतह से दिखने वाले, ये तो 100% ओपन होता है, ये सब सतह से दिखने वाले हैं। तो अब हम ऐसे दृश्य भी देखें, थोड़ा एक दो और स्थलाकृति, ये सब अपर्दनात्मक स्थलाकृति हैं। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में कुछ एक्स्ट्रा गेस्ट स्थलाकृति, ये तो इंटरकनेक्टेड स्थलाकृति था, और गेस्ट स्थलाकृति कैसे है? एक हमने बताया कास्ट खिड़की, ये कास्ट खिड़की में इरोजन का कोई मतलब डायरेक्ट भूमिगत जल का रोल नहीं है, तो किसका रोल है? तो जो डोलाइन बनती है या युवाला बनता है, जब दो डोलाइन, इधर भी एक डोलाइन इधर भी, अंदर से ये दोनों डोलाइन मिल गई और ऊपर ये जमीन जुड़ा हुआ है आपस में, तो इस जमीन के लिए टर्म यूज होता है प्राकृतिक पुल। प्राकृतिक पुल, ठीक है, ये प्राकृतिक पुल हो गया। इधर भी डोलाइन है, इधर भी डोलाइन है, अंदर से डोलाइन मिला हुआ है और बीच में क्या है? जमीन जुड़ा हुआ है, तो ये प्राकृतिक पुल हो गया। यदि किसी प्राकृतिक पुल में किसी चट्टान के टूटने से, फूटने से या फिर किसी कारण से ये रीजन जो है डिस्टर्ब होता है, छिद्र जैसी संरचना बनती है, तब इसके लिए जो टर्म यूज होता है ये कास्ट खिड़की। तो कास्ट खिड़की, प्राकृतिक पुल, और एक और हो गया कास्ट गुफा या कंदरा। जो गुप्त धाम की बात कर रहा था मैं, 1.5 किलोमीटर रोहतास वाला, कास्ट गुफा या कास्ट कंदरा जो है, इसका निर्माण भी इसी अपर्दन के कारण ही होता है। जो कास्ट घाटी है, यदि अंडरग्राउंड जमीन के नीचे बहुत लंबे दूर तक निर्मित हो जाती है, अंडरग्राउंड निर्मित हो गई, तो वो यदि ग्राउंड के ऊपर है तो घाटी है, लेकिन भूमिगत रूप से यदि बहुत अंदर तक बन गई तो वो कास्ट गुफा या कंदरा है। रोहतास में गुप्तधाम 1.5 किलोमीटर लंबा। एक और टर्मिनोलॉजी यूज होता है पोनोर। पोनोर भी एक तरह से अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। पोनोर शब्द किसके लिए यूज होता है, किसको पोनोर कहते हैं? तो जो कास्ट कंदराएं होती हैं, उन कंदराओं के जो प्रवेश द्वार होते हैं, ठीक है, कास्ट कंदराओं का जो प्रवेश द्वार होता है, जिससे हम कास्ट की कंदराओं में एंटर करते हैं, घुसते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके का घोल रंध्र ही है, कीप के आकार का होता है, नलिका के आकार का होता है, और ये कंदरा को विलयन रंध्र से सीधे सतह से मिलाता है। पोनोर द्वारा ही कंदरा को जल मिलता है। पोनोर घोल रंध्र को ही कहते हैं। जब कोई घोल रंध्र, पोनोर जो है घोल रंध्र का ही एक रूप है, लिख सकते हैं आप। पोनोर लिखना मतलब एग्जाम में आंसर में कभी लिख सकते हैं। पोनोर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो पोनोर एक तरह का घोल रंध्र ही है। सिर्फ घोल रंध्र और पोनोर में क्या अंतर है? घोल रंध्र और पोनोर में अंतर यही है कि पोनोर जो ऊपर का छिद्र होता है, ये छिद्र आगे जाकर के किससे मिल जाता है? जो कास्ट गुफाएं होती हैं, कास्ट गुफाओं से मिला होता है, कास्ट गुफा से मिला होता है, ठीक है। अंदर जो कास्ट गुफाएं होती हैं, कास्ट कंदराएं होती हैं, उन कंदराओं से मिला होता है, ये है पोनोर। यानी ऐसे विलयन रंध्र, ऐसा विलयन रंध्र जिसका कनेक्शन, जिस विलयन रंध्र का कनेक्शन कास्ट की कंदराओं से होता है, जिसका जो कास्ट कंदराओं में जल, इसी रास्ते से कास्ट कंदराओं में क्या प्रवेश करता है? बाहर वर्षा का जल इसी से अंदर प्रवेश करता है इस कंदराओं में।
सतह, यदि हम इस कंदरा से सतह पर आना चाहें तो कंदरा से सतह पर आने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? पोनोर। ठीक है, पोनोर यूज करते हैं। तो पोनोर एक तरीके से ऐसा घोलरंध्र है जिसके माध्यम से हम कंदरा में प्रवेश कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मस्तिष्क में इन सारे अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का थोड़ा थोड़ा विवरण जरूर सेट हो गया हो। ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है, जितना आपको समझ में आया उसको ही यदि बेहतर तरीके से लिख लें। प्रीति जी कह रही हैं विष्णु भगवान मोहिनी अवतार लिए थे गुप्त धाम में। चलिए, धार्मिक कथाएं हमें रुचिकर बनाती है, जानकारी सूचनाओं के संदर्भ में हमें बड़ा कनेक्ट करती है जो भी धार्मिक कथाएं हैं। किसी दिन बतलाऊंगा मैं। कल एक विशेष अतिथि से मिलने गया था मैं, यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में आए थे वो, और उनका स्पीच सुनने गया था। बड़ा नाम सुना था कि बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। तो उन्होंने ना जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं उनके बेसिस पे एक फिलॉसफी बता रहे थे वो, कि कैसे जो हिंदू जो रिलीजन है कैसे वो सामाजिक समरसता की ओर इशारा करता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के लोग एक साथ रहें। और उसके लिए एग्जाम्पल उस इंसान ने बहुत बेहतर दिया। मैं रिलीजन बेसिस पे उनको जज नहीं कर रहा हूँ, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देख करके मैं बड़ा खुश हुआ कि एक्सप्लेनेशन बहुत ही साइंटिफिक था। उन्होंने कहा कि जो शिव जी की जो पूरी प्रतिमा होती है, चित्र होता है, उसमें वैरायटी ऑफ जो लेवल है जीव का, देखो एक सांप है, दूसरा दूसरा जो है गणेश जी के साथ चूहा है, नंदी के साथ नंदी बैल है। यानी ह्यूमंस और एनिमल का को एग्जिस्टेंस को शो करने वाला ये इमेज एक तरह से सांकेतिक इमेज है, और जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हमें प्रेरित करता है। तो चलो, वो उनका अपना, देखो चीजें एक ही होती है, किसी को उसमें कुछ दिखता है और किसी को उसमें कुछ दिखता है। देखने वाले के नजर में चीजें होती हैं, वस्तु वही होती है। किसी को उसमें पत्थर दिखता है और किसी को उसमें शिव दिखते हैं। ठीक है, तो चीजें देखने वाला उन्होंने उसमें क्या देखा? उन्होंने उसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या देखा? प्रेरणा। एक तरीके से वो बताते कि हमारे पूर्वज कैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करते थे, और भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ करके एक्सप्लेन किया। निबंध लिखने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स बड़े प्रभावकारी कॉन्सेप्ट्स होंगे कि हम जो रिलीजियस फिनोमिना, हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का, किसी भी रिलीजन का जो उनका मान्यता है बड़ा साइंटिफिक होता है। और चाहे इस्लाम हो वो भी साइंटिफिक है, उसमें भी कई सारी चीजें बड़ी साइंटिफिक है। चाहे हिंदू रिलीजन हो या जैनिज्म हो या बौद्धिज्म हो, इन सब में जो ये मान्यताएं हैं ना, किसी मान्यताओं को यदि तुमको ये मान्यताएं बेकार लगे तो तुम बस ये सोचना कि तुम में कहीं कमी है, तुम समझ नहीं पा रहे हो उनके पीछे के साइंस को। ये अनसाइंटिफिक नहीं है। हर रिलीजन, हर एक रिलीजन साइंटिफिक है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन प्लेस, जहां पे उस रिलीजन का ओरिजिन हुआ ना, उस प्लेस के अकॉर्डिंग उसके जो उनमें जो चीजें समाहित हुई हैं, हर एक क्रिया के पीछे उनकी अपनी एक बहुत बड़ी साइंटिफिक लॉजिक है। हम में से जो लोग उस लॉजिक को नहीं समझते हैं वो उसको गलत वे में लेते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, जब तक लोगों ने महावीर को नहीं समझा तब तक उसको एक नंगा पागल समझता था। उल्टा के महावीर को, वर्धमान महावीर को, पता है आपको, चंपा नाला क्षेत्र में, भागलपुर के क्षेत्र में ही वर्धमान महावीर को जासूस समझ के, किसी दूसरे राजा का जासूस समझ के बांध के उल्टा टांग दिया गया था कुएं में। कान में कील ठोक करके उससे उगलवाया जाता है, बोल तुम किसका आदमी। वो तो भला हो, चांदना नाम की वो राजकुमारी थी, चंपा नरेश दरिबान की बेटी, उन्होंने देखा और पहचान लिया कि ये कोई गुप्तचर नहीं है, ये राजकुमार हैं, वैशाली क्षेत्र के राजकुमार हैं, ये वर्धमान हैं। वो आइडेंटिफाई नहीं करती ना तो कूट कूट के वहीं निपटा दिए जाते अपने महावीर जी। वर्धमान महावीर को भयंकर पीटा जा रहा था। वो जो पीटने वाले थे फिर बहुत उनको ग्लानि हुई जब उनको पता चला कि ये बहुत ज्ञानी और महात्मा है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग आपको समझते नहीं है। जिस जीसस क्राइस्ट को आज कुछ लोग अपना जान प्राण मान रहे हैं, उसको जो लोग नहीं समझा उसको तो टांग दिया, उसको सीधा दोनों हाथ में कील ठोक के पेट में भोग के भाला टांग दिया। तो वो लोग भी इंसान थे, उन्होंने समझा नहीं उसकी लॉजिक को।
तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है, इसलिए कभी भी किसी भी रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बिना समझे उसको क्रिटिसाइज करना हमारी अल्प ज्ञान को शो करता है। खोट उसमें नहीं है, दर्पण में कोई बीमारी थोड़ी है, दर्पण तो वही दिखाता है जो तुम में है। तो अक्सर यही चीज कल सीख के आए ये सब कि ऐसे लिखने में बड़ा काम आएगा, और वहां पे इन चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग शो करेंगे कि जब हम किसी का खोट निकालते हैं तो दरअसल वो खोट नहीं निकालते हैं, वो खोट उनमें नहीं होता है, ठीक है, दोष उनमें नहीं होता है, क्योंकि वो तो दर्पण है, उसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। तो दाग अपने चेहरे पे होता है और दोष दर्पण को देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, रिलीजियस चीजों को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो। उनकी मान्यताओं का मजाक मत उड़ाना और समझना कि पहले तो कोशिश करना अपने स्तर पे समझने की, या फिर जो उनके जानकार हैं उनसे समझना, तब पता चलेगा कि उनका अपना फिलॉसफी और उनकी अपनी साइंटिफिक थिंकिंग है हर एक रिलीजन की। तो ये था अपरदनात्मक अस्लाकृति। मेरे भाई ने कहा कि सर निक्षेपणात्मक भी बता दो, तो हम निक्षेपणात्मक अस्लाकृति बता देते हैं, लेकिन अब कल बताएंगे क्योंकि मेरी क्लास अब हिस्ट्री की है। अपरदनात्मक के साथ साथ निक्षेपणात्मक बहुत कम है, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट मेनली दो ही मेन निक्षेपणात्मक अस्लाकृति, और अंदर पिलर, केव पिलर, ये तीन ही अस्लाकृति बनाती है ये, केव पिलर स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट। तो इजी है, कल हम आपको नए टोपोग्राफीज एक्सप्लेन करेंगे। ये फिनिश हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप में से किसी के कोई प्रश्न सवाल हो तो अभी पूछिए, यदि कोई सलाह दे रहे थे। सर सर मेरा एक प्रश्न था। जी सर मुझे जानना था कि जो चूना पत्थर से जो गुफाएं बनी हुई है, उनके जो पत्थर है तो वो क्या मतलब वाइट रंग का होगा या फिर देखिए, मतलब रंग जो होता है ना, रंग कोई जरूरी नहीं है कि उजला हो, डिपेंड करता है, केवल चूना वहां नहीं है, और भी कई सारी चीजें उसमें मिक्स हुई हैं। सल्फर मिक्स हुआ है तो पीलापन आ जाएगा थोड़ा, यदि वहां पे सल्फाइड अयस्क है तो वो पीलापन ले आएगा, यदि आयरन है तो थोड़ा लालपन ले आएगा। एकदम प्योर चूना नहीं होता ना, उसमें आयरन मिला होता है, सल्फर मिला होता है, और भी जो मिनरल्स उसमें घुले, कई तरह के मिनरल्स घुल जाते हैं, तो रंग उनमें घुले मिनरल्स पर डिपेंड करता है। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न? अच्छा, जिया कह रही है कि आगे भी इसी तरह लिखवा दिया कीजिए, बिल्कुल लिखवा देंगे, अब टाइम बढ़ाएंगे हम आपका धीरे धीरे अब। और निराला लिख रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोलजे बाल्कन, बाल्कन में है, क्षत्रिय बाल्कन, क्षत्रिय का लिबनो है। अच्छा, बाल्कन क्षेत्र का लिबनो है, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, आप अपना थोड़ा सा अपना भी थोड़ा वर्क जरूर कीजिएगा। मेरा काम पता है क्या है, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ खड़ा हूं, और आपको सोर्स बताने के लिए खड़ा हूं, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हूं। बाकी कुछ अपनी सेल्फ स्टडी भी जारी रखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके मस्तिष्क में ये चीजें बैठनी चाहिए। मैं सिर्फ मददगार हूं चीजों को आपके माइंड में सेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा।